हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। आपको पता है कि अभी हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है। उस सीरीज़ के अंदर हम लोग 6 to 7 चैप्टर्स नहीं, 6 to 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज अभी उसी में हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अभी तक पॉलिटी से रिलेटेड जो भी एक्ट्स थे, है ना, सो स्टार्टिंग से लेके वो हम पढ़ चुके हैं। और इसके अंदर अब ये हमारा आज लास्ट एक्ट है 1947 का। इसके बाद में हम फिर आगे की जो चीज़ें हैं उनको देखेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, है ना, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से समझिएगा। इस यहाँ से इस एक्ट से भी कुछ क्वेश्चंस जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ से देखिएगा कि जो उस समय पर जो ब्रिटेन के पीएम थे, कौन थे, क्या नाम था उनका? तो उनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली जो उस समय पर थे, है ना, उन्होंने 20 फरवरी 1947 को, है ना, उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर वो 30 जून 1948 तक, कब तक? 30 जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा, है ना। 30 जून 1948, है ना। कब अनाउंसमेंट किया था? 20 फरवरी 1947। और कब तक ख़त्म हो जाएगा? 30 जून 1948 तक। इसका मतलब ये है कि पूरा लगभग लगभग एक साल के अंदर अंदर जो ब्रिटिश रूल है वो यहाँ से इंडिया के अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ में अब क्या हुआ कि ये जो बात थी, है ना, तो अब जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, है ना। तो उनकी अपनी एक अलग ही उनकी डिमांड चल रही थी। अगर आप हिस्ट्री को उठा के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे मुस्लिम लीग अपने लिए एक अलग उस समय पर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जब मांग कर रही थी, है ना, जब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात चल रही थी, तो उस समय मुस्लिम लीग का कहना था कि उनके लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराया जाए इंडिया के अंदर ही। लेकिन जैसा कि जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट थी, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, एक कंट्री के अंदर दो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेंगे। तो उन्होंने फिर मुस्लिम लीग ने डिमांड रखी थी कि उन्हें अलग से एक कंट्री प्रोवाइड की जाए, है ना। तो यहाँ से ये जो इनकी ये जो मांग है ना, डिपार्ट की डिमांड जो थी उनकी अलग से पार्टीशन करने की कंट्री को। तो उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट अप्लाई टू दोज हु आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट इट। यानी कि इसी के साथ साथ जो ब्रिटेन थे उन्होंने ये भी बोल दिया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के अंदर बन रहा है वो जो इसको एक्सेप्ट करना चाहेगा ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। यानी कि जो इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा ये उनके लिए नहीं है। तो ये जो चीज़ इन्होंने क्रिएट करी थी, इसके चलते आगे आप देखेंगे कि कितनी प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री के अंदर आई। उस समय बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, है ना। तो उनके लिए ये एक तरीके से इस चीज़ का उन्होंने काफ़ी वेपन की तरह उन्होंने यूज़ भी किया। लेकिन नहीं, आगे चल के चीज़ें बदली। ठीक है, तो अब इसी में हम देखते हैं आगे कि उस समय पर जो थे एक लॉर्ड माउंट बैटन। कौन थे लॉर्ड माउंट बैटन? तो द वाइस रॉय ऑफ इंडिया, है ना। ये इसी के साथ साथ इन्होंने एक पार्टीशन प्लान लेके आए, है ना, जिसके तहत जिससे इंडिया को और पाकिस्तान को सेपरेट किया गया। तो ये पार्टीशन प्लान था, ये कौन लेके आया था? लॉर्ड माउंट बैटन लेके आए थे। कब लेके आए थे? ऑन 3 जून 1947 को लेके आए थे। इसको माउंट बैटन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस प्लान को दोनों ने वेलकम किया था, कांग्रेस ने भी और मुस्लिम लीग ने भी। ठीक है, तो कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि जो माउंट बैटन प्लान है ये कब लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था, तो लॉर्ड माउंट बैटन के द्वारा लाया गया था। कब? 3 जून 1947 को। और इसको कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्या किया था, इसको एक्सेप्ट कर लिया था। चलिए अब हम इसके देखते हैं फीचर्स, है ना। इस एक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं उन फीचर्स पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, है ना। तो फीचर्स ये थे कि इस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश रूल को इंडिया के अंदर से ख़त्म किया जाना था और इंडिया को इंडिपेंडेंट क्या किया जाना था, डिक्लेयर किया जाना था। और क्या डिक्लेयर किया जाता था? सॉवरेन स्टेट। कब से? 15 अगस्त 1947 से। यानी कि सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन, सॉवरेन वर्ड आएगा अभी अभी आप आगे भी देखोगे, आगे भी कई बार ये सॉवरेन वर्ड आएगा। मैं आपको थोड़ा बहुत अभी बता देती हूँ। सॉवरेन का मतलब होता है कि अपने डिसीजंस हम खुद ले सकते हैं।
वो कहलाता है सॉवरेन स्टेट। यानी कि अब हम किसी के अंडर प्रेशर में आकर के अपना डिसीजन नहीं लेंगे, हम अपनी स्वेच्छा से अपनी कंट्री के लिए जो अच्छा होगा हम वो डिसीजन लेंगे, है ना, हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। तो ऐसा स्टेट कहलाता है एक सॉवरेन स्टेट। और उस समय पर कंट्री को एज अ स्टेट कह के ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी हम जब आगे एक्ट्स पढ़ेंगे तब हमें इस चीज़ के बारे में समझ में आएगा कि एक कंट्री को भी, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे एक स्टेट कह के रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। तो यहाँ सॉवरेन स्टेट का मतलब बात हो रही है इंडिया की, है ना। तो इस एक्ट के बाद में इंडिया को इंडिपेंडेंट और सॉवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया था। इसी के साथ साथ में इंडिया और पाकिस्तान क्रिएट हो गए थे दो इंडिपेंडेंस डोमिनियंस, है ना। दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन का गठन हुआ इस एक्ट के बाद से। डोमिनियंस का मतलब क्या होता है, ऐसे दो डोमिनियंस जिनका अभी अपना खुद का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है ना। मतलब ये लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, बना नहीं था उस समय तक इनका। तो ऐसे दो, है ना, इंडिया और पाकिस्तान दोनों का ही नहीं बना था, इसलिए इनको बोला गया था इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। तो ये दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस का क्या हो गया था, क्रिएट किए गए थे, है ना। इसी के साथ साथ में जो वाइसरॉय थे उस समय पर, जो वाइसरॉय होते थे, है ना, देश के अंदर, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो ब्रिटिश की पार्लियामेंट से आते थे, है ना, वाइसरॉय से भी ऊपर जो थे, इन दोनों का जो ऑफिस था उसको अब यहाँ ख़त्म कर दिया गया। जेन्युइन सी बात है, अब ज़रूरत ही नहीं है, जब ब्रिटिश का रूल ही नहीं है तो इन ऑफिस का भी यहाँ पे क्या काम। तो इसीलिए यहाँ पे इन ऑफिस को भी ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इस एक्ट के अंदर एक चीज़ ये कर दी गई, इस एक्ट में बोल दिया कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उस समय पर भारत के अंदर, आपको मालूम है कि कुछ ब्रिटिश के अंडर वाले जो एरिया थे, जो ब्रिटेन के अंडर के थे, ब्रिटिश प्रोविंस जो प्रोविंशियल एरियाज थे, है ना, उसके अलावा कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे जहाँ पर राजा वगैरह जो अपना उनका खुद का अपना रूल था। तो ऐसे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, इस एक्ट में उनको ये बोला गया कि आप चाहे तो आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। और इसकी वजह से आगे हमें इंडिया को यूनाइट करने में काफ़ी इसकी वजह से दिक्कतें आई थी, लेकिन है ना, पटेल जी की वजह से जो बहुत सारी चीज़ें आसानी से उनकी, आसानी से तो नहीं लेकिन हाँ, चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में ले ली गई। उसके बाद जो गवर्नर जनरल थे, है ना, उनकी, हाँ, यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा कि जो आपने पहले पढ़ा होगा गवर्नर जनरल, मैंने अभी जब लास्ट की जब वीडियोस ली थी तो उनके अंदर मैंने बताया था कि किस तरीके से पहले एक गवर्नर होता था, फिर एक गवर्नर, उसके बाद में एक गवर्नर जनरल का पद आया, फिर उसके बाद भारत के अंदर वाइसरॉय आए थे, है ना। तो ये सब जो पद आए थे, तो हमने पता, अभी मैंने भी बताया आपको कि वाइसरॉय का जो ऑफिस था वो तो ख़त्म कर दिया गया था, है ना। तो अब लेकिन उसके बाद में क्या, वाइसरॉय का पद ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो वापस जो गवर्नर जनरल था, है ना, उस पद को वापस से एक्टिवेट कर दिया गया था। वो भी किसकी एडवाइस पे, जो इंडियन डोमिनियन कैबिनेट थी उसकी एडवाइस पर। जो गवर्नर जनरल का जो पद था, है ना, जब तक ब्रिटेन के लोग, जब तक ब्रिटिशर्स भारत के अंदर थे, तब तक उनके लिए जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको वापस से क्या कर दिया गया था, उसको एक्टिवेट कर दिया गया था। इसी के साथ साथ में जो उस समय पर ब्रिटिश मोनार्क थे, है ना, तो जो उनकी जो पावर्स थी वो सारी यहाँ से इस एक्ट के बाद से ख़त्म कर दी गई। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे उसको कुछ जो पावर्स थी उसको दे करके रखी गई थी। यानी कि जो ब्रिटिश मोनार्क थे वो अपनी जो वीटो बिल्स थे, है ना, वीटो बिल्स को लेकर के जो उनके राइट्स थे वो अब उनका यूज़ नहीं कर सकते थे, लेकिन गवर्नर जनरल को कुछ थोड़ी पावर्स दे के रखी गई थी कि मेजेस्टी के नाम पे वो कुछ जो कुछ बिल्स जो है उनको, उनमें अपनी असेंट, अपनी सहमति दे सकते थे, है ना। इसी के साथ साथ में जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, है ना, वो उस समय पर अब भारत के अंदर सिर्फ एक नॉमिनल हेड के तौर पे काम कर रहे थे। यानी कि अब उनका भारत के अंदर काम कुछ नहीं था, जैसे आज देश के अंदर राष्ट्रपति होते हैं, एक नॉमिनल हेड होते हैं, तो उसी तरीके से बस ये अब इनका काम सिर्फ एक नॉमिनल हेड के तरीके से था। इंडिया के अंदर बात करेंगे तो गवर्नर जनरल की, और अगर मैं स्टेट्स की बात करूँगी, जो उस समय प्रोविंशियल जो भी स्टेट्स थे, तो उनके अंदर जितने भी जो गवर्नर्स होते थे, है ना, वो क्या काम कर रहे थे, वो एक सिर्फ नॉमिनल हेड्स की तरह से काम कर रहे थे। ठीक है, इसी के साथ साथ में जो आपने, जो मैंने पिछले एक्ट्स में बताया था कि जो किस तरीके से इंडिया के अंदर सिविल सर्विसेज चालू हो गई थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, और जो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशंस थी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशंस थी, सेंट्रल नहीं, सॉरी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशंस थी। तो उनके अंदर जो सिविल सर्वेंट्स काम कर रहे थे उनकी मेंबरशिप को एक्टिवेट रखा गया। यानी कि उनके लिए जो जो ऑलरेडी सिविल सर्वेंट्स थे, उनकी वो जो उनकी सर्विसेज थी, है ना, उनको ख़त्म नहीं किया गया इंडिपेंडेंस के बाद भी। वो अपनी जो सर्विसेज थी उनको कंटिन्यू रख सकते थे, अपने सारे जो बेनिफिट्स थे उनको एंजॉय कर सकते थे। अब
क्या हुआ कि लास्ट 14 और 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल केम एंड पावर ट्रांसफर टू न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 14 और 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल एंड हो गया, और एक इसी के साथ जो ब्रिटिश जो पावर्स थी वो किसके हाथ में चली गई, इंडिया की पावर्स इंडिया के हाथ में, और जो पाकिस्तान थी उसकी पावर पाकिस्तान के पास चली गई थी, है ना। Mountbatten was the first Governor General of New Dominion of India and Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of Independent India। इसी के साथ साथ लॉर्ड माउंटबेटन उस समय इंडिया में थे, है ना। तो वो कौन बने थे, अब जो इंडिपेंडेंट इंडिया था उस समय पर उसके जो फर्स्ट वो लोग, है ना, फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, और भारत के जो इंडिया के जो इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये एक्ट कंप्लीट होता है। हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी एक्ट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट थे वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो अब हम अपना जब नया नेक्स्ट चैप्टर जब हम चालू करेंगे तो उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है ना, उसका एक हम ओवरव्यू समझेंगे कि वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअल में है क्या। अब हम अगले क्लास के अंदर उसको समझने के यहाँ प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए इस के अंदर एक चीज़, हाँ एक चीज़ और मैं बताना भूल गई यहाँ अभी। एक चीज़, जब इंडिया एक तरफ इंडिया और एक तरफ जब पाकिस्तान, जब इस तरीके के दो डोमिनियंस बने थे तो इनके बीच में एक बाउंड्री क्रिएट की गई थी। उस बाउंड्री का नाम क्या है आप मेरे को बताइए जल्दी से, मैं आपको बताती हूँ क्या नाम है उसका। अगर किसी को पता हो तो कमेंट में बताएं। रेड क्लिफ, क्या नाम था, आर लिखा है, RED, रेड, रेड क्लिफ, है ना। एक्चुअल में ये रेड क्लिफ जो है ना ये नेम है ना। तो जिस पर्सन के द्वारा ये लाइन ड्रॉ की गई थी, ये जो बाउंड्री बनाई गई थी उनका नाम था, है ना, उनकी जो रेड क्लिफ थे उनकी अध्यक्षता में ये लाइन ड्रॉ की गई थी, बाउंड्री क्रिएट की गई थी, इसलिए उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ा है ना, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ बाउंड्री। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।